हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में एनसीईआरटी के सारे जो भी हमें चैप्टर 1 के जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन हैं सारे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हों चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है। क्या है कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल। मतलब हमें सबसे पहले पूछा है कि सॉल्यूशन क्या है, डिफाइन करिए कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। दो या दो से ज़्यादा आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं और जब हम उन्हें मिक्स करेंगे तो उनका जब होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, जब हमें एक मिक्सचर मिलता है उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फिर आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। तो बताओ कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ये हम चैप्टर में जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तब भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म। तो देखो यूजुअली देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो 3 मेन तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। तो ये 3 मेन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई? तो सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्वेंट का मतलब है वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके अंदर हम किसी भी चीज को डिसॉल्व करवाएंगे। और सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो स्मॉलर अमाउंट में होता है और जिसको हम डिसॉल्व करवाते हैं वो कहलाता है सॉल्यूट। तो अब देखो सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड है। तो हमारा सॉल्वेंट जिसमें सॉलिड है, ऐसे सॉल्यूशंस को सॉलिड सॉल्यूशंस कहा जाता है। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होंगे जहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। और थर्ड हमारे होता है गैसियस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये वैसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, गैस होता है। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है तो उससे बनने वाले सॉल्यूशंस को सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है तो उनसे बनने वाले सॉल्यूशंस को हम लिक्विड सॉल्यूशंस कहेंगे। और अगर हमारा सॉल्वेंट गैसियस है, गैस है, तो उससे बनने वाले सॉल्यूशंस को हम गैसियस सॉल्यूशंस कहेंगे। अब इनको हमें ब्रीफली राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल। हमें तीनों को एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, इन तीनों सॉल्यूशंस को और फर्दर डिवाइड करा गया है 3 टाइप्स में। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में हो सकता है कि आप सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व करवा दें, या सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व करवा दें, या सॉलिड के अंदर गैस डिसॉल्व करवा दें। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा सोल्यूट क्या है, यहाँ पे एक बात हम ध्यान से समझ लेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, हमेशा सॉलिड है। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड क्या है, लिक्विड हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर। गैसियस सॉल्यूशन में क्या है, गैस हमारा सॉल्वेंट है, मतलब ये वो कंपोनेंट है जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। अब कोई भी चीज हम लेंगे हमें इसके अंदर डिसॉल्व करवानी है। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड के अंदर, और गैसियस सॉल्यूशन में गैसेस के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा जो सोल्यूट हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है, मतलब आपने एक सॉलिड लिया उसे इस सॉलिड के अंदर डाल दिया, या फिर लिक्विड भी हो सकता है, मतलब हमने एक लिक्विड लिया और उसको इस सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करवा दिया, या फिर गैस भी हो सकता है। सेम वे यहाँ पे भी हमें 3 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे कि लिक्विड के अंदर आप सॉलिड भी मिला सकते हो, लिक्विड के अंदर आप लिक्विड भी मिला सकते हो, लिक्विड के अंदर आप गैस भी मिला सकते हो। सिमिलरली गैसियस सॉल्यूशन में भी गैस के अंदर हम सॉलिड भी मिला सकते हैं, गैस के अंदर हम लिक्विड भी मिला सकते हैं, और गैस के अंदर हम गैस भी मिला सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओवरऑल हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज अ गैस। मतलब हमें एक ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है जहां पे हमारा सोल्यूट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें सॉलिड हमें क्या करना है, गैस को सॉलिड के अंदर मिलाना है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन देना है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और जहां पे हमारा सोल्यूट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। इसका मतलब हमें गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है। कैसा सॉल्यूशन, जहां पे गैस को आप सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करवा रहे हो। ठीक है, क्या है इसका आंसर, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज अ गैस। तो क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन, किस चीज का सॉल्यूशन, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है गैस, ठीक है, उसको हमने डाल दिया किसके अंदर, पैलेडियम के अंदर, जो कि क्या है, सॉलिड है। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, एक ऐसे क्या बोल सकते हैं, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। मतलब एक ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया जहां पे हमारा सोल्यूट क्या है, गैस है। लेट्स सी क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन 3 जो बता रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कि हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मास परसेंट। हमें इनको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी क्या है, सबसे पहली टर्म हमें दे रखी है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स और सारे कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स का जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। मतलब ये है कि जिस सपोज हमने दो वो मिलाए हैं ना, मतलब हमने एक ए कंपोनेंट लिया, एक बी कंपोनेंट लिया, दोनों को हमने मिला करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। अब अगर हमें पहले वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम ऊपर क्या रखेंगे, ए कंपोनेंट के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, मतलब कि ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। तो क्या हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, क्या है कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स और पूरे सारे कंपोनेंट के मोल्स को के जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको लिखेंगे कैसे, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। तो मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। क्या है कि ऊपर जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके मोल्स रखो, डिवाइड में क्या कर दो, सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट है सबके मोल्स डिवाइड में कर दो। तो जैसे हमने अभी बताया कि दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं, एक ए एक बी, पहले वाले के मोल्स को एन ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को एन बी। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। अब मुझे ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हम यहाँ पे एक्स ए बना देंगे, जो हमें दिखा रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसका, ए का। क्या हो जाएगा, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर हम ए के मोल्स रखेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और अपोन में क्या करेंगे, टोटल मोल्स कर देंगे। टोटल मोल्स मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद चलो तो हमसे पूछा है मोलैलिटी क्या होता है। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। सेकंड हमसे पूछा है मोलैलिटी। ठीक है, क्या होता है मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी का मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, कि पर किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने कितने मोल्स मिला रखे हैं सोल्यूट के, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उसको कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, तो मोलैलिटी हमारा हो जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी किलोग्राम। क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब ये है कि कितने किलोग्राम सोलवेंट के अंदर आपने मोल्स कितने केजी सोलवेंट के अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी के बाद चलते हैं थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, मोलैरिटी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व इन
पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना मोल्स डाल रखे हैं सोल्यूट के, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मोलैरिटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हम लिख देंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्या हो गया मोलैरिटी, कि हर एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना सोल्यूट डाल रखा है, कितने मोल्स डाल रखे हैं सोल्यूट के, वो हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। अब देखो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मोलैलिटी में क्या होता है कि हम सॉल्वेंट के मास की बात करते हैं, मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना, मोलैलिटी क्या हो जाएगा कि हर 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर आपने कितना सोल्यूट के मोल्स मिलाए हैं, और मोलैरिटी क्या हो जाएगा कि हर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने मोल्स मिलाए हैं सोल्यूट के। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी के बाद आगे क्या पूछा है भाई, तो आगे पूछा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, तो मास परसेंटेज 4th नंबर पे हमसे पूछा है मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज का मतलब हो जाएगा कि आपने मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि पर लेट्स से पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना सोल्यूट मिला रखा है, मतलब हर 100 ग्राम सॉल्यूशन में से कितने ग्राम सोल्यूट उसमें मिला हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, कि मास सोल्यूट का मास आप ऊपर लिखेंगे ग्राम में लिख रहे हैं ये, और नीचे हम क्या लिखेंगे, पूरे सोल्यूशन का मास रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। मतलब हमें बताया गया है कि जो नाइट्रिक एसिड यूज करा जाता है लेबोरेटरी में वो कितना होता है, 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास होता है। बाय मास का मतलब हमें मास परसेंटेज दे रखी है, मास बाय मास परसेंटेज कितनी दे रखी है, 68%। ठीक है भाई। उसके बाद है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतने, और हमें इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो भी दे रखी है इतनी। अब आपको क्या बताना है, इसकी मोलैरिटी बतानी है। ठीक है, कुछ ऐसा कहा गया है कि हम लेबोरेटरी में जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं वो कितना होता है, 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास, 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है लिखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, मतलब मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है किसकी, नाइट्रिक एसिड की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, कितनी दे रखी है, 68%। अच्छा, अब देखो, अब तक आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हमें मास परसेंट 68% दे रखा है मास परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 68 ग्राम तो क्या है, नाइट्रिक एसिड, और बाकी बचा हुआ पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ये है कि अगर इन्होंने 68% दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है, जो सोल्यूट है, उसका मास कितना हो गया, उसका मास हो गया 68 ग्राम। ठीक है भाई। तो इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है, इससे हमें पहली बात तो ये पता चलती है, ये हमें फर्स्ट गिवन है, इससे हमें एक पता चलता है मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को क्या लिखते हैं, HNO3। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना दे रखा है, 68 ग्राम। अच्छा, अब अगर हम जो एसिड यूज कर रहे हैं उसमें 68% क्या है, नाइट्रिक एसिड है, तो बाकी का बचा हुआ क्या है, पानी है। तो हमें मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 में से 100 ग्राम में टोटल परसेंट 100 ग्राम की होगी, 100 ग्राम में से 68 जब हम क्या करेंगे माइनस, तो कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 32
ग्राम। ठीक है, तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि मास बाय मास परसेंटेज नाइट्रिक एसिड का कितना 68% दे रखा है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एक तो कि नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम है 68 ग्राम, और पानी कितने ग्राम हो गया 100 - 68 मतलब 32 ग्राम वाटर हो गया। दूसरा हमें डेंसिटी भी दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक और चीज हमें गिवन है, और वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन वो है जो हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ फटाफट क्या होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब हमें दो चीजें चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए, एक तो सोल्यूट के मोल्स चाहिए, दूसरा वॉल्यूम चाहिए किसका, सॉल्यूशन का। दोनों ही हमें नहीं दे रखे हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन तो ये है, तो हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके वो दो चीजें जो हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, पहला मोल्स चाहिए सोल्यूट के, दूसरा वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। किस चीज के लिए चाहिए हमें, ये मोलैरिटी निकालने के लिए, तो वो फाइंड आउट करते हैं। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं मोल्स निकालने की। तो देखो मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोलर मास पता होना चाहिए सोल्यूट का। ठीक है, तो हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमारा है क्या नाइट्रिक एसिड, मतलब मोलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, करो। हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और है कितने हमारे पास 3 ऑक्सीजन हमारे पास है। इसको सॉल्व कर लो तो हमें मिल जाएगा 15 48, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। ये हमें मिल गया क्या, ये मिल गया मोलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, इसको इधर ही लिख लेते हैं। ये हमें मिला कितना 63 ग्राम पर मोल। ये हमारा हो गया मोलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का। अब आप मुझे बताइए मैं निकालना क्या क्या। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हम क्यों कर रहे हैं, ये जो सारा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो देखो हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए सोल्यूट के मोल्स, और अपोन में क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये दो चीजें हमें चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम मोल्स निकाल रहे हैं, सोल्यूट के मोल्स निकाल रहे हैं। अब सोल्यूट के मोल्स निकालने के लिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। चलो भाई निकालो, तो हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारा है क्या नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। करो, मास कितना दे रखा है हमें, ये देखो नाइट्रिक एसिड का मास कितना दे रखा है 68 ग्राम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 68। मोलर मास हमें कितना गिवन है, मोलर मास हमें दे रखा है 63 ग्राम, तो यहाँ पे 63। तो 68 को डिवाइड करेंगे 63 से, हमें कितना मिल जाएगा 1.079। ये हमारे मोल्स आ गए, किसके मोल्स आ गए, सोल्यूट के। मतलब मोलैरिटी निकालने के लिए जो एक चीज हमें चाहिए वो हमने पता कर ली। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम भी पता होना चाहिए सॉल्यूशन का। तो चलो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें डेंसिटी दे रखी है ना। अब आप मुझे बताओ क्या डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई रिलेशन होता है, होता तो है। क्या है भाई, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमें किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की। मास हम सॉल्यूशन का लिख लेंगे, वॉल्यूम भी किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का निकालेंगे। तो यहां से हमें वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, यहां से वॉल्यूम हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है ना, वॉल्यूम इधर आ गया, डेंसिटी अपोन में आ गई। तो यहां से हमें वॉल्यूम कितना मिलेगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास रखो, सॉल्यूशन का मास हमें कितना दे रखा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे तिगड़म लगाओ एक, हम यहाँ पे ध्यान रखना वॉल्यूम किसकी निकालनी है, हमें सॉल्यूशन की निकालनी है। इसका मतलब मास और डेंसिटी दोनों हमें किसकी रखनी पड़ेगी, सॉल्यूशन की रखनी पड़ेगी। अब हमें सॉल्यूशन की मास, सॉल्यूशन का मास कहीं दिख रहा है क्या, नाइट्रिक एसिड का मास 68 ग्राम है, वाटर का मास 32 ग्राम है। तो मैं क्या लिखूं, 68 लिखूं या 32 लिखूं, बताओ। हम वहां पे ना तो 68 लिखेंगे ना ही 32 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 68 ग्राम है सोल्यूट का मास,
32 ग्राम है सॉल्वेंट का मास। ना हमें सोल्यूट का लिखना है ना हमें सॉल्वेंट का लिखना है, हमें तो सोल्यूशन का मास लिखना है। अब बताओ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर ही तो सोल्यूशन बनता है, इसका मतलब 68 प्लस 32 कितना हो गया 100 ग्राम। तो अपना टोटल सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, इसका मतलब मास हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। समझ लेना इस बात को। डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी है 1.504, ठीक है। करना है हमें सोल्व करना है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 66.489, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा ml मतलब मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि हमें जो डेंसिटी की यूनिट है वो ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखा है, लेकिन हम जब वॉल्यूम को फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें तो वो लीटर में निकालना होता है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 66.489 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। ये मिल गया हमें वॉल्यूम। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो मोलैरिटी का लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। रखो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने यहाँ पे निकाले, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए थे 1.079। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने देखो ये निकाला है, कितना आया है 66.489 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो देखो जो ये -3 है इसको ऊपर ले जाओ तो +3 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1.079 अपॉन 66.489 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 0.01623 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 है मतलब 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर लो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर पॉइंट खिसक जाएगा, कितना 3 है ना, 3 बार पॉइंट को हम इधर कर देंगे तो 1 2 3, इसका मतलब पॉइंट अब कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे, तो 16.23 हम निकाल रहे थे मोलैरिटी, तो ये आ गई हमारी मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की? जो भी कंडीशंस हमें पूरी नाइट्रिक एसिड की दी हैं उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 16.23 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल एज 10% W/W मतलब मास बाय मास, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब ये है कि हमारे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन हमारे पास है जिसका मास परसेंट हमें कितना दे रखा है 10%। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है मोलैलिटी निकालनी है, फिर बाद में मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों कंपोनेंट का, मतलब ग्लूकोज का भी और वाटर का भी। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं तो क्या गिवन है हमें मास परसेंट गिवन है ना। सबसे पहले हमें क्या गिवन है मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10%। इसका मतलब क्या हो जाएगा ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम है और बाकी जो पानी बचा वो कितना हो गया 90 ग्राम हो गया। तो यहां से हमें दो चीजें पता चलेंगी, एक तो हमें पता चलेगा मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 10 ग्राम। दूसरा हमें पता चलेगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना हो गया 90 ग्राम। ये दो बातें हमें इससे पता चल रही हैं। हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है। अब बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, ऊपर हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट और अपोन में क्या आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये होता है हमारा मोलैलिटी। मतलब अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है तो ये दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, एक तो मोल्स सोल्यूट के, दूसरा मास सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या हमें मोल्स दे रखे हैं सोल्यूट के, तो मोल्स तो हमें नहीं दे रखे। क्या हमें सॉल्वेंट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास हमें दे रखा है। अब आप मुझे बताओ ग्लूकोज एंड वाटर में सॉल्वेंट क्या है, वाटर ही तो है, पानी तो हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। तो हमें पानी का मास कितना दे रखा है 90 ग्राम, इसका मतलब हमें सॉल्वेंट का मास भी कितना दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है। हमें क्या निकालना है मोल्स निकालने हैं सोल्यूट के। अब मोल्स निकालते हैं
तो सबसे पहले हम वैसे हम कर रहे हैं मोलैलिटी को सोल्व कर रहे हैं ना, हम सोल्व कर रहे हैं मोलैलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मोल्स निकालने, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इसका मतलब सबसे पहले सब कुछ छोड़ के हम निकालते हैं मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का निकालते हैं मोलर मास। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। सोल्व करो, कार्बन 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 6। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 ग्राम हमें मिल जाएगा, क्या, मोलर मास, किसका, ग्लूकोज का। अब हमें निकालना है मोल्स, तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब कि ग्लूकोज, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं क्या है, ग्लूकोज है हमारा सोल्यूट। कितना आ जाएगा, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो हम लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब बताओ ग्लूकोज में मास, ग्लूकोज का मास हमें कितना दे रखा है, 10 ग्राम, तो हमने ऊपर 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हमने अभी अभी निकाला, कितना आया, 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/18 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.055 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, मोल्स हो गए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है मोलैरिटी। तो अब लगा दो मोलैरिटी का फॉर्मूला, क्या होता है, मोलैलिटी का क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये होता है हमारा क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए अभी, 0.055। मास ऑफ सोलवेंट, तो देखो सोलवेंट का मास हमें कितना दिया है, 90 दिया है, पर 90 है ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 1000 लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर सोल्व करो तो ये हो जाएगा 55/90, और जब इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मोलैलिटी मिल जाएगी 0.617। ये हो गई हमारी मोलैलिटी। तो इजी है, मोलैलिटी तो हमने निकाल लिया, क्या करा, मोलर मास निकाला ग्लूकोज का, वहां से हमने मोल्स निकाल लिए और फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा करके हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, मोलैलिटी हो गया पूरा, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब आप बताओ भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें ग्लूकोज और वाटर दोनों के मोल्स चाहिए होंगे। हमें किसके मोल्स पता है, हमें ग्लूकोज के मोल्स तो ऑलरेडी पता है, तो अब हम वाटर के मोल्स और निकाल लेते हैं। वाटर का मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 16, कितना हो गया हमारे पास, 18 ग्राम पर मोल। ये हमें मिल गया मोलर मास, किसका, वाटर का। मोल्स निकालते हैं अब इसके, तो मोल्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल मास, यहाँ पे लिख देते हैं मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन में मोलर मास। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोल्स निकालने का। बताओ वाटर के मोल्स हमें निकालने हैं, तो मास कितना दे रखा है 90 और मोलर मास कितना आया है 18। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाए 5। इसका मतलब पानी के जो मोल्स हैं वो कितने हो गए 5 हो गए। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकाले, पहले ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पहले मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, ऊपर ग्लूकोज के मोल्स अपोन में ग्लूकोज के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, यही होगा ना। तो ग्लूकोज के मोल्स देखो कितने हैं, ग्लूकोज के हैं 0.055 डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो अपोन में क्या हो जाएगा ग्लूकोज के मोल्स मतलब 0.055 प्लस मोल्स ऑफ वाटर जो कि कितना है 5 है। इसको सोल्व करो कितना आएगा 0.055, यहाँ पे हमें मिलेगा 5.055। इसको जब हम सोल्व करेंगे आगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 0.0
1। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? ग्लूकोज का हो गया। वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन किसका? ऑफ वाटर, पानी का मोल फ्रैक्शन निकालो। अब देखो, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। चाहे तो ग्लूकोज की तरह ऊपर वाटर के मोल्स रखो, अपोन में ग्लूकोज प्लस वाटर दोनों के मोल्स, जैसे हमने यहाँ पे करा, बस क्या आ जाएगा, ऊपर ग्लूकोज की जगह पानी के मोल्स रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। या दूसरा तरीका है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशंस की फ्रैक्शन को मिलेगा, इसका मतलब हम फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। तो अगर मुझे उसमें से ऐसा ना कुछ इस तरीके से कि ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं XA और पानी का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं XB, तो दोनों को मिलाकर के हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब मुझे क्या है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पता है, पानी का मुझे निकालना है, तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं XB 1 माइनस XA, ये उधर चला जाएगा। यही तो करना है ना, कि पानी का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में से क्या कर दो, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आसान तरीका है, तो हम यही करते हैं कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कि कितना है, 0.01 दे रखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.99। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, तो अब हमने मोलैलिटी भी निकाल ली, हमने मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिए। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इसके बाद अभी हमें मोलैरिटी भी निकालनी है। तो चलो मोलैरिटी निकालते हैं। यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना, मोलर मास, ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ना, मोलैरिटी निकालते वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और तो कुछ नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, ये पोर्शन मिटा देती हूँ, ये साइड इधर अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। क्या कह रहे हैं, ये हमें निकालना है मोलैरिटी। तो अब हम देखते हैं मोलैरिटी कैसे निकलेगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी में ऊपर तो सोल्यूट के मोल्स लिखते हैं, जो कि हमें दे रखा है, यह मतलब हमने निकाल लिया था ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं। पर हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम कहीं नहीं दिया है, वो हम निकाल लेंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेंसिटी की मदद से निकाला है, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हमको वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, यहां से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे रखो भाई, तो ये हमारा हो गया मास कितना। अब वही वाली बात जो इससे पहले क्वेश्चन में करा था, ग्लूकोज का मास है 10 ग्राम, वाटर का मास है 90 ग्राम, पर हम किसका मास रखेंगे, सॉल्यूशन का रखेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पे कर देंगे 1.2, इसको इधर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ना, ये वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास जो कि 100 हो जाएगा, और डेंसिटी जो कि कितनी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। ठीक हो, ठीक है भाई। इसको अब हमने सॉल्व करा तो हमें कितना मिलेगा, 83.34 ये हमें मिल जाएगा ml में, मिलीलीटर में। क्यों मिल रहा है मिलीलीटर में, क्योंकि डेंसिटी हमें मिलीलीटर दे रखी थी, पर हमें तो निकालना है किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 83.34 इंटू 10⁻³ लीटर, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब सिंपली फॉर्मूला लगाओ मोलैरिटी का, तो लिखो मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत नेसेसरी है कि लीटर में आप ध्यान रखो। चलो, सोल्यूट के मोल्स हमें कितने दे रखे हैं, 0.055। वॉल्यूम हमें कितना अभी मिला है सॉल्यूशन का, 83.34 इंटू 10⁻³ अब क्या होगा, अब यही 0.055 ऐसे ही रहेगा, ये 83.34 यहाँ पे रहने दिया, और ये जो 10⁻³ था ये ऊपर पहुंच गया, तो क्या हो गया 10⁻+3 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ इससे 0.055 को डिवाइड करेंगे हम 83.34 से, तो हमें मिलेगा 0.0006
659 और 10 की पावर 3 हमारे पास है। इसका मतलब इसकी थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.659। हम निकाल के रहे हैं मोलैरिटी, मतलब कैपिटल M यहाँ पर लगा देंगे। ये हो गया हमारा मोलैरिटी। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये मुश्किल नहीं है, लेंदी जरूर है। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने करे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का बस यूज करना है। 2-3 चीजें इसमें एक साथ पूछ ली, इसलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बाकी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इसको समझ लो अच्छे से। और इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करे हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज हमें गिवन है उनको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।